खबर में दम है। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले आधे घंटे में बात होगी हर उस क्षेत्र की जिससे जुड़े हैं आप और हम, कच्ची पगडंडियों की हलचलों से लेकर सियासत की पक्की गलियों तक। हर वो खबर जिसमें है दम उसे दिखाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं खास प्रोग्राम खबर में दम है। अलवर मंदिर को ध्वस्त करने का विवाद अब नए मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। पहले प्रशासन ने मंदिर बनाने की बात की, फिर कांग्रेस ने भी मंदिर फिर से वहीं बनाने का ऐलान किया। लेकिन अलवर विवाद पर सियासत जारी है। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप मढ़ रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रही है। राजगढ़ में आस्था पर हुए आघात से मरुधरा आहत है। बीजेपी और कांग्रेस में इसे लेकर नूरा कुश्ती चल रही है। बीजेपी इसे कांग्रेस की बदले की भावना बता रही है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी का पाप करार दे रही है। मामला जब बढ़ गया है तो प्रशासन की सफाई भी सामने आई है। सियासत का बुलडोजर यूपी टू राजस्थान वाया दिल्ली, जिसके हस्ताक्षर से ये कार्रवाई अंजाम होती है, वो भारतीय राजस्थान प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। मरुधरा की आस्था पर अतिक्रमण का आघात। शिव मंदिर के ऊपर जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया गया है और जिस प्रकार से ड्रिलिंग मशीन के माध्यम से शिवलिंग के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, ये हम सब के हृदय के ऊपर प्रहार है। बीजेपी बोली बदले की राजनीति, कांग्रेस ने कहा बीजेपी का महापाप। ये समझ में नहीं आता कि 300 वर्ष पुराना मंदिर अतिक्रमण कैसे हो सकता है। बीजेपी तो सिर्फ झूठ बोल रही है और बीजेपी का झूठ की पोल खुल गई। मंदिर के मामले में बीजेपी माफी मांगे। इस मंदिर को बीजेपी के नेताओं ने तोड़ा। बुलडोजर की लड़ाई अब मंदिर तक आई। देश भर में सुर्खियां बटोर रहा बुलडोजर ने यूपी, एमपी और दिल्ली होते हुए अब मरुधरा पहुंच गया है। अलवर जिले के राजगढ़ में सड़क चौड़ीकरण के दौरान प्रशासन ने रास्ते में आए 300 साल पुराने मंदिरों पर भी बुलडोजर चलाया, तो बीजेपी आग बबूला हो गई। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि विकास के नाम पर मंदिर को तोड़ना सही नहीं है। कांग्रेस बदले की राजनीति कर रही है। आज जिस प्रकार से बुलडोजर चलाया जा रहा है भगवान श्री राम जी के मंदिर में, एक बात तो स्पष्ट होता है, आप केवल चुनाव में जिस प्रकार से मंदिर मंदिर जाके त्रिपुंड लगा करके अपने आप को भक्त दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं, वो सब मिथ्या है। आज जो आपने राजस्थान में किया है शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। इसके बारे में कांग्रेस पार्टी के नेता अलग अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम का सीधा सीधा सा बयान है कि ये कार्रवाई हमने मास्टर प्लान के अंतर्गत की है। तो अब जो चीजें हैं वो छुपी हुई नहीं है, ये पूरी पब्लिक डोमेन में शीशे की तरह साफ हो गई हैं। और 300 साल पुराने मंदिर को ध्वस्त कर डाला है, बड़ी बेरहमी से, बड़ी बर्बरता से। जैसे औरंगजेब ने ध्वस्त किया, वैसे गहलोत सरकार के अधिकारियों ने मंदिर को ध्वस्त किया। मुगलिया शासन की याद दिलाती कि जिस समय पर मुगल आक्रमण करते थे भारत पर, और वो हमारे मंदिरों को, हमारे धर्मस्थलों को जिस प्रकार से उनको विध्वंस करते थे, उनको अपमानित करते थे, ठीक उसी शैली पर ये कांग्रेस सरकार राजस्थान की काम कर रही है। बीजेपी ने मंदिर ढाहने का इल्जाम सरकार पर मढ़ा, तो कांग्रेस ने भी जोरदार पलटवार किया। कांग्रेस ने कहा कि राजगढ़ नगर पालिका में बीजेपी का वार्ड है और उसी ने विकास के नाम पर मंदिर तोड़ने का फैसला किया। भाजपा के तमाम पार्षदों के प्रस्ताव के ऊपर नगर पालिका के अध्यक्ष सतीश दुहारिया जो भाजपा से हैं, उनके द्वारा ये प्रस्ताव पारित किया गया और उसके बाद में यह अतिक्रमण हटाया गया। वो नाले के ऊपर भी निर्मित था, तो उसको तो खुद निर्माणकर्ताओं के द्वारा ही हटा लिया गया। जिन लोगों ने उसको बनाया था उन्हीं लोगों ने उसको हटा लिया गया। दूसरा जो मंदिर था वो उस मंदिर को पूरा को नहीं हटाया गया, उसके आंशिक हिस्से को जो है, जो रास्ते में एक रोड़ा बनता था, मतलब रास्ते में किसी प्रकार की रुकावट डालता था,
उसको हटाया गया। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड राजगढ़ में जीता हुआ है। बोर्ड के चेयरमैन प्रस्ताव लेकर आए खुद मिस्टर दिनेश, और प्रस्ताव लाकर हमारा तो एक पार्षद है वहां कांग्रेस का, पाप बीजेपी के लोगों ने किया, पूरे देश में बदनाम कांग्रेस को करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनकी मां ने दूध पिलाया बीजेपी वालों ने, तो सामने आके बात करें। हमारी सोच ये नहीं कि हम अपने धर्म के नाम पर वोट मांगे, हमारी सोच ये नहीं कि हम धर्म के नाम पर सवाल उठाएं, हमारी सोच ये नहीं है कि हम धर्म के नाम पर लोगों को वोटों का ध्रुवीकरण करें। धर्म हमारी निजी आस्था का प्रश्न है, धर्म हमारी धार्मिक आस्थाओं का प्रश्न है। वोटों की राजनीति से हमारे धर्म का या लोगों को भड़काने की दृष्टि से हमारे धर्म को काम में लेना हमने नहीं सीखा। मरुधरा में बुलडोजर वार का मामला सियासी तो है, लेकिन थोड़ा अलग, क्योंकि यहाँ किसी माफिया के मकान पर बुलडोजर नहीं चला है, बल्कि यहाँ सीधा आस्था पर वार है। दुर्भाग्यपूर्ण ये भी है कि यहाँ तक जिस मंदिर में हिंदू समाज पूजा अर्चना कर रहा था, उस मंदिर को हटाने से पहले कोई कार्य योजना भी नहीं बनाई गई। ना तो मंदिर की मर्यादा का ध्यान रखा गया और ना ही आस्था का, और तो और समाज से जुड़े लोगों को भी भरोसे में नहीं लिया गया। ये क्या दिखा रहे, कागज कब का बना हुआ है जो आप 2020 और 33 का कागज है ये, सेटलमेंट का पर्चा है राजस्थान गवर्नमेंट का। तो इस पर्चे को दिखाने के बाद भी आपके मकान को नहीं बख्शा गया? ना, नहीं बख्शा गया, मतलब देखा ही नहीं उन्होंने, देखेगा तब जब वो कहेगा। इधर अलवर के जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि 2012 के मास्टर प्लान के मुताबिक राजगढ़ कस्बे की सड़क की चौड़ाई 60 फीट होनी चाहिए, मगर सड़क 25 फीट की रह गई है। अतिक्रमण खूब ज्यादा हो गया है, तब कहीं जाकर नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की है। मास्टर प्लान और गौरव पथ को लेकर नगर पालिका बोर्ड की बैठक हुई। 8 सितंबर 2021 को अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया। 6 अप्रैल को सभी अतिक्रमण को चिन्हित कर नोटिस भेजे गए। तोड़े गए मंदिर का हाल ही में निर्माण हुआ था, जो नाले पर बना था। अतिक्रमण हटाने से पहले ही मूर्तियों को हटा दिया गया था। हटाई गई मूर्तियों की स्थापना अन्य जगह विधि विधान से की जाएगी। इसमें जो भी मंदिर हटाने की बात है वो नगर पालिका राजगढ़ के निर्णय के अनुसार जो भी अतिक्रमण हटाने की बात आई थी तो उसके अनुसार किए गए हैं, और वो मंदिर का जो हिस्सा अतिक्रमण में आ रहा था उसको हटाने से पूर्व मंदिर के अंदर की मूर्तियों को ससम्मान अन्य जगह संबंधित खुद मंदिर के पुजारियों द्वारा ससम्मान अन्य जगह पर विस्थापित कर दिया गया था। सियासी घमासान के बीच आखिर क्या है अलवर में बुलडोजर चलने की हकीकत? मंदिर और घर दुकान तोड़ने पर कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ? ये जानने के लिए न्यूज़ 18 की टीम राजगढ़ कस्बे पहुंची और मामले की पूरी हकीकत जानी। और ये वो लोग हैं जो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे ठीक पीछे यहाँ पर मंदिर था, जिसको जब अतिक्रमण हटाया गया तो उसे भी हटाया गया यहाँ से, और आप देखिएगा पूरा का पूरा जो राजगढ़ कस्बा है इसमें बुलडोजर चला और जो भी दुकान मकान सड़कों के ऊपर आ गए थे उनको हटा दिया गया। जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको वक्त नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वो ना अपना सामान निकाल पाए और उन्हें खासा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा। ये मास्टर प्लान की आड़ में राजगढ़ में तोड़फोड़ शुरू की थी इन्होंने। इसमें इसी लाइन में 3 तो शिवालय थे, तीनों शिवालयों को उन्होंने ध्वस्त कर दिया, पूरी तरह तोड़फोड़ किया, गंदे नाले में डाल दिया। इनकी तानाशाही है, मनमर्जी गुंडागिर्दी है इन लोगों की। हम गए इनके पास, इन्होंने बोला कि राजगढ़ को भानगढ़ बनाएंगे और भानगढ़ बना दिया। 6 दिन से हमारे ना चूल्हा जल रहा है ना कोई हमारे बच्चे खा रहे हैं। ऐसे कैसे डोल रहे हैं, ऐसे कैसे? हमारा इतना बुरा हाल करा है कि हम बता नहीं सकते। राजगढ़ आज राजनीति का अखाड़ा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रही है, मगर आस्था पर पहुंची चोट से भक्त परेशान है। ये दरों दीवारें रिपेयरिंग से ठीक जरूर हो जाएंगी, मगर मंदिर पर चले बुलडोजर के जख्म कभी नहीं भर पाएंगे। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजगढ़ अलवर। कोविड स्वास्थ्य सहायकों पर जयपुर से दिल्ली तक संग्राम जारी, लेकिन इनकी नौकरी को लेकर बात बनती दिखाई नहीं दे रही। महामारी के मुश्किल वक्त में स्वास्थ्य विभाग के कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वालों को भविष्य की चिंता सता रही है। राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर के फ्रंटलाइन वर्कर्स का विरोध बढ़ता ही जा रहा है।
पिछले 23 दिनों से जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे कोविड सहायकों के एक दल ने दिल्ली कूच किया है। आलाकमान से गुहार भी लगाई है। ठोस आश्वासन नहीं मिला तो आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। सरकार क्या करेगी आप लोगों के लिए? सरकार स्टार्टिंग में नौकरी पे लौटाए। कोविड सहायकों ने ली अंगड़ाई। घर नहीं जाएंगे, सुसाइड करेंगे। हम इतने 20 दिन से बैठे हैं, परेशान हो रहे हैं। भीषण गर्मी में भविष्य की लड़ाई। अगर आपको बिना पद के कोई चाहिए था तो आप 10वीं फेल 8वीं फेल किसी को भी रख लेते। आपने रखे थे नर्सिंग कर्मी। कांग्रेस आला कमान को अल्टीमेटम। ये लोग जितना जल्दी हो सके कर दे, चाहे मेरी डिलीवरी यहीं हो जाए। मेरी ये बहनें डिलीवरी करवा ले यहाँ पे। मैं जब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा। जोखिम में डाली जान, ये कैसा इनाम। कोरोना काल में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले कोविड स्वास्थ्य सहायकों के धरने को 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन बात बनती दिखाई नहीं दे रही। बच्चों के भविष्य के लिए धरने पर बैठी इस महिला की तपस्या ही देख लीजिए। 8 महीने की गर्भवती संगीता गुर्जर जान की बाजी लगाकर धरने पर बैठी है, तो कई महिलाएं ऐसी हैं जो 5 महीने से लेकर 4 साल के बच्चों के साथ धरना दे रही हैं। 40 डिग्री के तापमान के बीच अनशन पर बैठे कई लोगों की तबीयत बिगड़ी, तो कई लोगों को धरना स्थल पर ही ड्रिप लगानी पड़ी, मगर कोविड स्वास्थ्य सहायकों का हौसला नहीं टूटा। विश्वास तो है, अब वो उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर। वो पूरी जल्द से जल्द कर देंगे तो हमारी परेशानियां कम होगी। बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा परेशानी आती है हमको। 4 साल की ये कंप्लीट हुई है अभी। इसको फीवर है, इसको डायरिया वॉमिटिंग वगैरह हो रहे हैं। इसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है सर, लेकिन तो इसके बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। वहाँ पे क्या काम करते थे ना, तो वो 8 दिन में पैसे देते थे उनको, के एक्स्ट्रा पैसे देते थे कि 2000 रुपये 3000 रुपये। और यहाँ पे तो 8 महीने से काम कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, बिना पैसे से काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे रहते हैं तो हमारे बच्चों को इतनी दिक्कत है। 3 साल का बच्चा है मेरा। इन्होंने जो एक पर्चा लिखा, किसने लिखा है? ये कौन? नहीं तो क्यों किया आप लोगों ने ये सब? सर, हमारी मांग के लिए हम सीएम को आग्रह कर रहे हैं कि सीएम साहब हमारी मांग पूरी करो। और अगर यहाँ किसी साथी के साथ अनहोनी या कुछ जान माल की, जैसे हमारे साथी काफ़ी बीमार है, उसके लिए राजस्थान सरकार जिम्मेदार रहेगी। भीषण गर्मी में प्रदेश भर के कोविड स्वास्थ्य सहायकों को राजधानी क्यों आना पड़ा? क्यों घर परिवार छोड़कर मासूम बच्चों के साथ जयपुर में डेरा जमाए हुए हैं? कोविड काल में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रखने के लिए की गई थी नियुक्ति। 31 जुलाई 2021 से प्रभावी थी नियुक्ति। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर 1 कोविड स्वास्थ्य सहायक भर्ती हुआ। पीएचसी पर 2, सीएचसी पर 3 स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई। शहरी क्षेत्र में हर वार्ड पर 2 स्वास्थ्य सहायकों की नियुक्ति हुई। कुल करीब 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती हुई। स्वास्थ्य सहायकों का मानदेय तय हुआ 7,900 रुपए प्रति माह। एकाएक समाप्त कर दी गई सेवाएं। 28,000 परिवारों का चूल्हा एक फूंक में बुझा दिया गया। जितने दिन काम किया उसका भी नहीं मिला पूरा मानदेय। बकाया मानदेय देने की मांग। अस्थायी कैडर में शामिल करने की मांग। एक झटके में 28,000 कर्मचारी बेरोजगार कर दिए गए। ये सहना आसान नहीं था, लेकिन इससे भी ज्यादा दुखद चिकित्सा मंत्री का वो बयान था जो कोविड सहायकों के जख्म पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़का गया। युवाओं को रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार के चिकित्सा मंत्री कहते हैं, धरने पर बैठे हैं तो बैठे, मांगे नहीं मानी जाएंगी। कोई अपनी मांग को लेकर धरना दे तो उसमें हमको क्या एतराज है भाई? कोविड सहायक का कोई पद राजस्थान में नहीं है। केवल कोविड के समय इनको लगाया था टेम्परेरी। अब कोविड है नहीं, इसलिए इनका काम पूरा हो गया 31 मार्च को। कोविड सहायक का पद कोई भी राजस्थान में सैंक्शन नहीं है। चिकित्सा मंत्री के बयान को संवेदनहीन इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये वो सहायक हैं जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे प्रदेश में न सिर्फ आम आदमी को सुरक्षा भी दी थी, बल्कि सरकार की सबसे बड़ी मदद भी की थी। इससे पहले कांग्रेस विधायक हरीश चौधरी ने कोविड स्वास्थ्य सहायकों के बीच पहुंचकर भरोसा दिलाया था
कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। बाकायदा हरीश चौधरी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस मामले को लेकर चिट्ठी भी लिखी थी। अब सवाल यह उठता है कि जो आप लोगों का संघर्ष है, आप लोगों की मांग है, उसका क्या हो रहा है। उस संदर्भ में भी मैं वापस दोहरा रहा हूं, आपको न्याय मिलेगा, ये मुझे आशा ही नहीं, ये विश्वास है। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बावजूद, अधिकारियों के बात करने के बाद, मेरे को एक ही बात आप लोगों को सलाह के तौर पर कहनी है कि आप संवाद रखो, आप अनुशासन रखो, आप धैर्य रखो, अंत में जीत आप लोगों की होगी। सरकार की अनदेखी से नाराज कोविड स्वास्थ्य सहायकों के एक दल ने दिल्ली कूच किया और कांग्रेस आला कमान के सामने प्रदर्शन किया। कोविड सहायकों ने वॉलंटियर फोर्स का प्रस्ताव ठुकराते हुए कांग्रेस प्रभारी अजय माकन के दफ्तर में चेतावनी भरा लेटर दिया कि अगर 4 दिन में मांगे नहीं मानी तो कांग्रेस मुख्यालय पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। अभी जो हम लोग अभी अंदर बात करके आए हैं तो उनके लिए पूरी मदद की जाएगी जितनी इनके बस की होगी। सेकेंडली बात एक यह है कि ये जो बच्चों को जो लगाया गया था कोरोना की बेस पे जो लगाया गया था, अब 8,000 9,000 जो भी स्टाफ है, 28,000 जो भी स्टाफ है, उनके लिए पूरी मदद होगी। लेकिन गवर्नमेंट की स्थिति थोड़ी सी है कि भाजपा सरकार की तरफ से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रखी है, क्योंकि उनके आदेश अनुसार सभी लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो इस वजह से स्टेट गवर्नमेंट में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद में भी मतलब हम लोगों को थोड़ा टॉर्चर करके बच्चों को हटाया गया है, तो उसके लिए खेद है। तो अशोक जी तंवर जी हमें मिलने के लिए अंदर ले गए थे। हमारी मुलाकात सोनिया गांधी मैडम जी के चीफ सेक्रेटरी पीपी माधवन जी से हुई है। उन्होंने हमें आश्वासित किया है कि जल्द ही सरकार का कोई प्रतिनिधि हमारे बीच जयपुर पहुंचकर हमारी मांगे पूरी करेगा और हमारी पूरी सुनवाई करेगा। गर्मी की टॉर्चर से जूझती महिलाएं अपने बच्चों के साथ धरने में जुटी हुई हैं, तो पुरुष अपने परिवार की चिंता किए बगैर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। एक और जहां कोरोना की चौथी लहर दस्तक देने को तैयार है, वहीं मुश्किल वक्त में साथ देने वाले कोविड सहायक भी आर पार की लड़ाई के मूड में है। ऐसे में स्थायी कैडर में शामिल किए जाने की मांग पर अड़े कोविड स्वास्थ्य सहायकों से सरकार कैसे निपटती है, इस पर सभी की निगाहें हैं। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। रीट पेपर लीक में ईडी की एंट्री और जांच का दायरा बढ़ने के बाद भर्तियों के बिग बुल की मुश्किल बढ़ सकती है। अब सबकी नजरें ईडी की जांच पर आकर टिक गई है। माना जा रहा है कि ईडी के एक्शन के बाद प्रदेश की सियासत नई करवट ले सकती है। रीट लीक मामला राजस्थान सरकार का पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। इस भर्ती परीक्षा के अंदर वित्तीय अनियमितता के आरोप के बाद में मामला प्रवर्तन निदेशालय तक जा पहुंचा है। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका को देखते हुए इस पूरे मामले की जांच करने में जुट गया है। जहां ईडी जांच करने वाली है, वहां लगातार प्रदेश का युवा मांग कर रहा है कि सीबीआई से जांच हो। सरगना कौन है, साजिशकर्ता कौन है? रीट लीक्स में ईडी की एंट्री, पेपर लीक में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच, भर्तियों के बिग बुल होंगे बेनकाब। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, वो एसओजी ने नहीं की। रीट लीक्स में जांच की आंच अभी ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि मामले में अब प्रवर्तन निदेशालय की एंट्री ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ईडी ने रीट पेपर लीक में मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए गहनता से जांच शुरू कर एसओजी ने 43 आरोपियों से 1 करोड़ 20 लाख रुपए से ज्यादा कैश जब्त किया था। लिहाजा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के दर्ज मुकदमों के आधार पर ईडी ने रीट लीक्स में वित्तीय अनियमितता का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी सांसद और शिकायतकर्ता किरोड़ी लाल मीणा का मानना है कि ईडी की जांच के बाद लाखों बेरोजगारों को न्याय मिलेगा। 26 लाख बेरोजगार जवानों से जुड़ा हुआ मामला है। करीबन 1.25 करोड़ आबादी राजस्थान की प्रभावित हो रही है। जो कार्रवाई होनी चाहिए थी बड़े मगरमच्छों के खिलाफ, वो एसओजी ने नहीं की। मुख्यमंत्री जी को भी हमने बार बार आग्रह किया, मीडिया के जरिए भी बताया कि ये प्रकरण सीबीआई लायक है। एसओजी उन लोगों पर हाथ नहीं डाल सकती
मामले में आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि रीट लीक्स मामले में आखिरकार केंद्रीय जांच एजेंसी को क्यों मोर्चा संभालना पड़ा। प्रवर्तन निदेशालय, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या फिर यूं कहें कि ईडी क्या है, ईडी काम कैसे करता है, क्या किसी भी मामले में कहीं भी ईडी सीधे दखल दे सकती है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट केंद्रीय जांच एजेंसी है। ईडी वित्तीय मंत्रालय के अधीन काम करती है। मनी लॉन्ड्रिंग और फेमा से जुड़े मामले देखती है। आर्थिक मामलों को निपटाने का काम करती है। आरोपियों को दंड देने का अधिकार भी रखती है। दरअसल रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा में लेवल 2 का पेपर लीक होने के बाद जमकर राजनीति हुई। सड़क से लेकर सदन तक संग्राम हुआ। सरकार भी फौरन एक्शन में आई और पूरे मामले की जांच एसओजी को सौंप दी। 26 सितंबर 2021 को हुई रीट परीक्षा में पहले नकल के आरोप लगे। सवाई माधोपुर में पुलिसकर्मियों की पत्नियों के नकल के मामले में तफ्तीश शुरू हुई। परीक्षा के दौरान गड़बड़ियों के मामले में करीब 100 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अब तक 2 दर्जन से ज्यादा सरकारी अधिकारी, कर्मचारी सस्पेंड किए गए। नकल कांड में आरएएस और आरपीएस अफसरों की लापरवाही एवं मिलीभगत सामने आई। 1 आरएएस, 2 आरपीएस, शिक्षा विभाग के 13 और पुलिस विभाग के 3 कर्मचारियों को सस्पेंड किया गया। बढ़ते दबाव के बीच सरकार ने मामले की जांच एसओजी को सौंपी। मास्टरमाइंड बत्तीलाल मीणा की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। बत्तीलाल मीणा के संबंध कई राजनीतिक लोगों से उजागर हुए। एसओजी जांच में मुख्य आरोपी के तौर पर रामकृपाल मीणा सामने आया। भजनलाल बिश्नोई, उदाराम बिश्नोई और बत्तीलाल मीणा को पेपर लीक का मुख्य आरोपी माना गया। इस मामले में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारोली को बर्खास्त किया गया। एसओजी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने रीट लेवल 2 परीक्षा निरस्त कर दी और 62,000 की नई भर्ती का ऐलान किया। लेकिन ना विपक्ष मानने को तैयार है, ना ही बेरोजगार। विपक्ष के साथ रीट परीक्षा से जुड़े लाखों बेरोजगार सीबीआई से जांच करवाने पर अड़े हैं ताकि मामले में संलिप्त बड़ी मछलियों का पर्दाफाश हो सके। जहां ईडी जांच करने वाली है वहां लगातार प्रदेश का युवा मांग कर रहा है कि सीबीआई से जांच हो। सरगना कौन है, साजिशकर्ता कौन है, मुख्य सरगना के साथ साथ उनको संरक्षण देने वाला नेता कौन है, उन सबका खुलासा होना चाहिए और कहां कहां पेपर पहुंचा है सबका पर्दाफाश हो। इसको लेकर हम न्यायालय से याचिका लगा दी है और हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेंगे। साथ में ये लगातार मांग कर रहे हैं कि सरकार सीबीआई को जांच दे जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो। वहीं रीट पेपर लीक में सीबीआई जांच की मांग से इनकार करने वाली कांग्रेस ईडी की एंट्री के बाद भड़की हुई है। कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। अब केंद्रीय एजेंसियों को कांग्रेस नेताओं के पीछे लगाकर डराया धमकाया जाएगा। हिंदुस्तान में विपक्ष की जहां भी सरकारें हैं वहां पर ऐसी कौन सी सरकार बची है जहां ईडी नहीं पहुंची? सब जगह ईडी पहुंच गई। ये पहले से तय था कि केंद्र की बीजेपी सरकार की आंख की किरकिरी बनी हुई है राजस्थान की सरकार। अब राजस्थान की सरकार तो हमले के टारगेट पर है। पहली बार ऐसा हुआ है जब लोग जिनसे उम्मीद करते हैं न्याय की वो खुद अपनी संस्थाओं को राज्यों में भेजते हैं, इंटरफेयर करते हैं। राजनीति में जब आए हैं तो राजनीति में ना लड़ने से डरते हैं ना मरने से डरते हैं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में रीट लीक्स मामले में अचानक केंद्रीय जांच एजेंसी की एंट्री इस पूरे मामले को फिर से गरमा सकती है। अब सबकी नजर ईडी की कार्रवाई पर टिकी हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि ईडी की कार्रवाई के बाद में जो एक्शन लिया जाएगा उससे राजस्थान में सियासत नई करवट ले सकती है। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।